और ये जो कास्ट और रिलीजन है, इसके बीच में ये चक्की के दो पार्ट हैं जिसके बीच में मुसलमान। हेलो व्यूअर्स, आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल अप्रोचेस पर बात करेंगे। जो डेमोक्रेसी का जो एक तरीके का त्योहार होता है चुनाव, वो उसमें कैसे वो फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से नैरेटिव गढ़े जाते हैं, किस तरीके से चुनाव होता है और इंडिया के चुनाव दुनिया के दूसरे और बाकी देशों के, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज के चुनाव से किस तरीके से डिफरेंट है, ये बहुत समझने की जरूरत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके के प्रोविजंस हैं, उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इंडिया में चुनाव होता है और ऑलमोस्ट उसी तरीके से चुनाव दुनिया भर के देशों में होता है। लेकिन भारत में जो चुनाव होता है, उस चुनावों के मुद्दे क्या होते हैं, वो दुनिया भर के दूसरे और देशों के चुनावों से अगर देखा जाए तो काफी डिफरेंट होता है। इंडिया में अगर आप पिछले 10, 20, 25, 30 साल चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में जो चुनाव हो, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हो, चाहे वो सेंट्रल यानी यूनियन के इलेक्शन हो, या फिर लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो, आपको हर जगह एक तो आपको इस तरीके का मिक्सचर दिखेगा कि जहां सेंट्रल इश्यूज, स्टेट इश्यूज और लोकल इश्यूज तीनों आपस में कुछ इस तरीके से गुथे हुए होते हैं कि आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यानी लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं कि स्टेट असेंबलीज के लिए हो रहे हैं या ये नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, आप अपना एक मेयर चुनने जा रहे हैं। कहीं पर भी आप जाएंगे ओवरलैपिंग आपको नजर आएगी इश्यूज के अंदर। अगर मेयर का चुनाव हो तो नगर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हो उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन आपको अपने नगर की, वो अपने शहर की वो प्रॉब्लम्स डिस्कस होते हुए नजर नहीं आएंगी, बल्कि आपको स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कारनामे हैं, जो उसकी कारगुजारियां रही हैं, जो अचीवमेंट्स रहे हैं, वो उसकी बुनियाद पर इलेक्शन चला जाता है। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अगर स्टेट गवर्नमेंट की ही गवर्नमेंट है तो उसके भी अचीवमेंट्स को जो है ऐड करके इलेक्शन इंडिया में होता है। लेकिन अगर आप दुनिया के दूसरे और देशों में जाएंगे तो वहां अगर लोकल बॉडी का इलेक्शन हो रहा है तो वहां लोकल इश्यूज ही ज्यादा डोमिनेट करते हैं। स्टेट का इलेक्शन हो रहा है तो स्टेट के इश्यूज आते हैं, और अगर सेंट्रल का यानी यूनियन गवर्नमेंट का इलेक्शन है, लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पर पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं तो पार्लियामेंट के इश्यूज आते हैं। क्या आपने कभी इंडिया में देखा कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हो? अभी हाल में लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या आपने देखा कि क्या ये मुद्दा बना कि इंडिया को कौन पार्टी जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाएगी, कैसे भारत को वीटो पावर मिलेगा, कैसे भारत के जो इंटरेस्ट इंटरनेशनल स्तर पर हैं उसको सेफगार्ड किया जाएगा? अगर इंटरनेशनल इश्यूज में कोई भी एक मुद्दा अगर आता है तो मोटे तौर पर पाकिस्तान का एक इशू आपके साथ उभर करके आता है जो कि पोलराइजेशन का एक टूल बन करके आता है, और एक इशू चाइना के लिए उठाया जाता है जो विपक्ष उठाता है, या जो भी जब सत्ता में रहा, जब भी चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम आई, जैसे 62 की अगर आप वार देखें तो उसके लिए कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, और डोकलाम से लेकर के लद्दाख में जो चीन का जिस तरीके से अभी उसने भारत की जो सीमाएं हैं उसका अतिक्रमण करने की कोशिश करी, ट्रांसग्रास करने की कोशिश करी, और उसके चलते विपक्ष जो है बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। लेकिन मोटे तौर पर इंटरनेशनल इश्यूज, फॉरेन पॉलिसीज के इश्यूज, ये सारे इश्यूज हमारे इलेक्शन में गायब रहते हैं। हमारी इकोनॉमी किस तरीके से बूम करेगी, किस तरीके से लोगों की इनकम बढ़ेगी, कैसे लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा, गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसीज है, जो भारत के बच्चे बाहर जाकर के पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए कोई क्या एजुकेशन पॉलिसी आएगी, कैसे उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाएगा, भारत में फॉरेन टूरिज्म के तौर पर मेडिकल टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, फॉरेन जो टूरिज्म आ रहा है मेडिकल का, या वैसे जो टूरिस्ट आ रहे हैं इंडिया में, ये सारे क्या इश्यू आपने कभी बनते देखे हैं? नहीं बनते देखे हैं और कभी नहीं बनेंगे। इंडिया का जो इलेक्शन होता है वो कास्ट पे लड़ा जाता है, इंडिया का जो इलेक्शन है वो रिलीजन पे लड़ा जाता है। इंडिया का, और ये जो कास्ट और रिलीजन है, इसके बीच में ये चक्की के दो पार्ट हैं जिसके बीच में मुसलमान है। कास्ट का ताल्लुक हिंदू मजहब से है, हिंदू धर्म में जातियों में विभाजन है, और उसमें एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट है जिसके जरिए से पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया है। जबकि अगर हम दलितों की बात करें, एससी और एसटीज की बात करें, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन मिला हुआ है। वो एक संविधान जिस टाइम बना उस समय से चला आ रहा है। लेकिन पिछड़ों के रिजर्वेशन की बात की जाए तो ये मंडल कमीशन, और इसको इंप्लीमेंट किया था वीपी सिंह ने, और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया गया और फिर पिछड़ों की राजनीति उभर करके आई, उसके काउंटर के तौर पर कमंडल की राजनीति आई। आप जब कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये कोई खुदा ना खास्ता मुसलमानों को काटने या मारने की बात नहीं है, जिसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से कर दिया जाता है। ठीक है, चैलेंजेस हैं, खतरे हैं, एनवायरनमेंट देश का बदल रहा है, कम्युनल सांप्रदायिकता बढ़ रही है, कम्युनलिज्म देश में बढ़ रहा है, लेकिन जब हम बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है, इसका सिर्फ ताल्लुक
काउंटर करना होता है कि किस तरीके से हम जातियों के विभाजन को रोक करके अपनी राजनीति को सुरक्षित रख सकें, सत्ता में अपनी पकड़ को बरकरार रख सकें। और जब हम बांटने की बात करते हैं, यानी जब जाति की बात करते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो पार्टियां यूनाइट होकर के सोशल इंजीनियरिंग करके सत्ता में आती हैं, उनको लगता है कि अगर जातियों के आधार पर पोलराइजेशन हो जाएगा तो भारत की जातियां जो हैं वो 50% लगभग पिछड़ी जातियां हैं, दलित और मुसलमान मिल जाएंगे तो वो सत्ता में आ जाएंगे, वो सत्ता की मलाई खाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे, कांग्रेस सत्ता में रहे या पिछड़ी जातियों की कोई सरकार आए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, और फिर आप लालू यादव के नेतृत्व में आप देखें बिहार में सरकारें रही हैं, क्या नीतीश कुमार की भी रही है, क्या बेनिफिट मुसलमानों को मिला। अभी एक जातीय जनगणना बिहार में कराएगी, उसके जो डाटाज हैं, जो आंकड़े निकल करके आए, वो मुसलमानों को कहां स्टैंड करते हुए दिखा रहे हैं। आप कोई चीजें समझनी होंगी। अब यहीं पर हम कोई गलती करेंगे, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देंगे, कोई भी ऐसी अपील करेंगे, कोई भी ऐसा फतवा देंगे इलेक्शन के दौरान, तो वो नरेटिव सेट हो जाएगा। जो बांटोगे बटोगे तो कटोगे हवा देगा, जो एक रहोगे तो सेव रहोगे उसको ताकत देगा। और ठीक यही हुआ कि जब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपना वो उनके इंटेंशन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, बहुत ही नेक हैं, बहुत ही बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, हजारों लोग उनके मुरीद हैं, मानने वाले हैं, उस सारे इश्यूज पर नहीं जाएंगे। और वो कहीं ना कहीं इलेक्शन के जरिए से लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन राजनीति कोई इतना सिंपल गेम नहीं है कि एक मौलाना जस्ट निकल करके मस्जिद का इमाम है, मदरसे का बानी है, या हदीस का और कुरान का दर्स दे रहा है, वो निकल करके आएगा और एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, सेकुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और जहां की राजनीति में मजहब और कास्ट इस तरह के इश्यूज हों और फिर रिजर्वेशन हो और उसमें कहीं पिसता हुआ बीच में मुसलमान हो, अगर आप वहां पर आकर के कोई इस तरह की अपील कर जाएंगे, कोई ऐसी बात बोल जाएंगे, तो वो नैरेटिव सेट हो जाता है। नरेटिव, जैसे मैंने पहले बताया कि नरेटिव क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि नरेटिव क्या है, सच और झूठ को जब हम मिला देते हैं तो एक ग्रे तैयार होता है, जिसमें कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है, उसको प्रोपेगेट किया जाता है। वही चुनाव प्रचार है, वही आप कह सकते हैं दुनिया भर में एक प्रोपेगेंडा वार होती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो एक देश दूसरे देश के खिलाफ करता है, और राजनीति में यही प्रोपेगेंडा जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ करती है। अब आप लाख कहिए, अब सज्जाद नोमानी साहब को वहां के जो डिप्टी सीएम है फडणवीस साहब, उन्होंने कहा कि साहब वोट जिहाद कर रहे हैं। अब आप देखिए संजय राउत ने कहा कि वो बीजेपी के आदमी है, मौलाना सज्जाद नोमानी बीजेपी के आदमी है। ये क्यों सिचुएशन आई? वो सिचुएशन इसलिए आई क्योंकि आपने एक बहुत ही साफ दिल से, दिल की प्योरिटी के साथ, गहराई के साथ स्टेटमेंट दिया, लेकिन वो सियासत का स्टेटमेंट नहीं है। और सियासत करने के लिए जरूरी है कि आपको सियासत में आना पड़ेगा, सियासत की बारीकियों को समझना पड़ेगा, और सियासत में जब आप आएंगे तो आप पर कुछ ना कुछ इल्जाम भी लगेंगे। असदुद्दीन ओवैसी पर भी इल्जाम है, हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो, नोबडी नोज, अल्लाह नोज बेटर। हम कैसे कह सकते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है कि नहीं है, हम नहीं जानते। लेकिन मोटे तौर पर जब वो सियासत में है तो ये माना जाता है कि वो बीजेपी के लिए हो सकते हैं। मायावती पे भी ये इल्जाम लगता है, हर उस पार्टी पर लगता है, जो यहां तक कि समाजवादी पार्टी के ऊपर भी इस तरह के इल्जाम लगते रहे। दो मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद भी इस तरह के इल्जाम समाजवादी पार्टी के ऊपर आए कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई कि बीजेपी के साथ ट्यूनिंग थी, जिसके चलते ऐसा मामला हुआ। इस तरह की तमाम सोशल मीडिया पे रिपोर्ट चली, वीडियोस आए, पोस्टें आई। तो अब आप कैसे उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है कि नहीं बी टीम है? इस तरह के इल्जाम आते रहते हैं। जब आप सियासत में आएंगे, पब्लिक फिगर बनेंगे, जब आप पब्लिक के बीच में काम करेंगे तो आप पर इल्जाम आएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बैकडोर से मौलमाओं को अब पॉलिटिक्स को बंद करना चाहिए। अगर वो वाकई में सो कॉल्ड नाम निहात सेकुलर पार्टीज की पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं मुसलमानों के लिए, तो वो उस पार्टी को चुने, उस पार्टी से जुड़ें, उस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें, और अपने इश्यूज पर उन पार्टियों के जो लीडर हैं, जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं, जिनको अपने लीडर मानना है, उनको बावर करें कि नहीं देखिए ये हमारे इश्यूज हैं, इन पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप देखें कि जिस टाइम मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, लगभग 70 एमएलए विधानसभा में मुसलमान थे। 40 से ज्यादा एमएलए जो हैं वो कहां पर थे? समाजवादी पार्टी के थे। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के किसी एमएलए ने आपके इश्यूज पर बोला?
ये चीज समझने की है। आप आइए, उलेमा आए, हम कहते हैं कि उलेमा आए, इलेक्शन लड़े और समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े, कांग्रेस के टिकट पर लड़े, तमाम लोग लड़ रहे हैं। आप बीजेपी आचार्य प्रमोद महाजन को देखिए, कांग्रेस में थे, कांग्रेस के टिकट पर लड़ा है। साक्षी महाराज हैं, बीजेपी से हैं। साध्वी कितने हैं, साध्वी निरंजना है, वो बीजेपी के टिकट पर है। तमाम बहुत सारे लोग हैं जो आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, वो भी गोरक्षधाम के जो है प्रमुख हैं, इलेक्शन लड़ करके सांसद भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। मुसलमान लीडर्स को अगर लगता है कि वो नाम नेहाद सेकुलर पार्टीज के जरिए से अगर मुसलमानों के जो सेकुलर राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, अगर उनको वो डिफेंड कर सकते हैं तो, और उससे ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको इलेक्शन लड़के आना चाहिए। लेकिन अब इस तरीके की अपील का फायदा ना तो कम्युनिटी को मिलता है, जिसके लिए आप अपील कर रहे हैं ना उसको फायदा होने का भी चांसेस कम हो जाता है, और आपकी जो पर्सनालिटी होती है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब वो क्वेश्चन मार्क आया, आपको सफाई देनी पड़ी कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से नहीं, पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहे हैं। आपके साथ स्टैंड बाय नहीं हो सकता था पर्सनल लॉ बोर्ड। तो हम ये बातें क्यों इस तरीके की मिस्टेक कर जाते हैं, और ये मिस्टेक लगातार रही है। आफ्टर 47 अगर हम देखें, जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि हम एक एजुकेशनल, एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप पॉलिटिक्स आपको करनी चाहिए थी। आप नहीं पार्टी बनाते, लेकिन अपने इश्यूज पर अपने कैंडिडेट को आप इलेक्शन लड़वाते। आपने पार्टियों को छोड़ दिया कि वो अपने कैंडिडेट चुने, अपने हिसाब से कैंडिडेट को डिसाइड करें, और वो उनके डमी मुस्लिम चेहरे बन करके मुस्लिम सियासत करते रहें। आपको ये कहना चाहिए नहीं ठीक है, आप लड़िए, हमारा वोट आपके लिए है, लेकिन कैंडिडेट जो होंगे, जो आप जहां से मुस्लिम, आप 6 सीट देना चाहते हैं मुसलमानों को, 6 दीजिए, आप 5 ही दीजिए, लेकिन वो 5 जो होंगे वो हमारे नॉमिनेटेड होंगे, आप उनको इलेक्शन लड़ाइए। आपको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने एक लिस्ट जारी की थी तो उस लिस्ट में 14 या 16 जो है विधायकी के इलेक्शन के टिकट जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में लड़ रही है। आप उसके भी 4 लोगों को आप कह सकते थे कि साहब 4 या 2 या 3 जो भी आपको लगता, आप सपोर्ट कर देते कि भाई MIM का भी सपोर्ट कर रहा है। इससे एक काउंटर प्रेशर सेकुलर पार्टीज के ऊपर भी बनता कि इनके पास अब एक अल्टरनेट भी आ रहा है, और आप के इश्यूज को ज्यादा ध्यान देते। लेकिन अगर आप सीधे एक तरीके से बाईपास दे देंगे तो फिर तो आपके इश्यूज को कोई नहीं उठाएगा। ये मेरे अपने इश्यूज हैं, जज्बात हैं, आपके सामने रखा है, आप अपने व्यूज दे सकते हैं। हम उन कमेंट्स पर आकर के एनालाइज करके आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? थैंक यू सो मच।